खैर हेडिंग लिख लीजिए, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के डेक्लिनेशन के बाद, और स्पेशली अब डेक्लिनेशन सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं हुआ था, है ना, ये वर्ड गलत है अपने आप में ही। उसके अर्बन कैरेक्टर का डेक्लिनेशन हुआ केवल। सिंधु घाटी सभ्यता तो बनी रही बाद में भी। कैलकोलिथिक कल्चर्स, झुकर झांगड़ संस्कृतियां बाद में आई, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। वो ग्रामीण सभ्यताएं थी, विलेज कल्चर थी। जो सेकंड सिविलाइजेशन हमें एग्जिस्टेंस में आती है, इंडिया में देखने को मिलती है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज वैदिक कल्चर। अच्छा, ये कोइंसिडेंट ही है कि जहां एक तरफ उसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेक्लिनेशन हो रहा था, उसी समय नॉर्थ इंडिया में वैदिक कल्चर उभर रही थी, या वैदिक कल्चर उसी समय यहां पर इमर्ज हुई। इसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से देखा जाता है, वैदिक कल्चर का 1500 बीसी से लेके और 1000 बीसी तक, लगभग 500 सालों तक ये वैदिक कल्चर थी। 500 ईयर्स तक ये इसका कार्यकाल माना गया है। अब ये जो टाइम पीरियड निकाला गया है, ये कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाला गया है, कार्बन डेटिंग की गई। अब आर्यंस ने कोई, देखो आर्यंस लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक पशुचारी समाज था वो, स्थायी जीवन नहीं जीते थे वो। अभी तक जब वो भारत आए तब तक वो स्थायी जीवन नहीं जीते थे, पशुचारिता में अपना जीवन बिताते थे। इसलिए पशुपालन उनका सबसे बड़ा व्यवसाय था, जबकि उनका सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर। ये सेकेंडरी था, प्राइमरी नहीं था। अब देखो, इसीलिए वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, क्योंकि पशुचारी समाज हमेशा नोमैडिक होता है, हर्डर्स हमेशा नोमैडिक होते हैं। यहां फिर उसके बाद कहीं और पशुओं को लेकर इधर से उधर। लेकिन जब आर्यंस ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया भारत में आने के बाद, और काफी समय बाद, तो उनके जीवन में स्थायित्व आया, स्टेबिलिटी आई, और फिर फाइनली कृषि उनका व्यवसाय हुआ। इसलिए आर्यन कल्चर शुरुआत में नोमैडिक थी और बाद में वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में बनी, एक विलेज कल्चर के रूप में बनी। तो शुरुआत में आर्यंस के कोई, चूंकि उन्होंने कोई ठोस निर्माण नहीं किया था, तो साक्ष्य नहीं मिलते हैं, एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। हाँ, बाद के टाइम में जरूर उनके एविडेंस मिलते हैं, जब उन्होंने ग्रामीण सभ्यता को बना लिया था, और फिर उसके बाद में जब कुछ और नगर बने या शहर बने, जैसे हस्तिनापुर के साइन मिलते हैं, इंद्रप्रस्थ के साइन मिलते हैं, कुछ महाजनपदों के साइन मिलते हैं जो बाद में बने। उत्तर भारत में 16 थे जिनके साइन मिलते हैं। इनके एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक काल था, इट वाज 1500 बीसी टू 1000 बीसी, और ये वही समय था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने ये कहा भी है कि आर्यन सभ्यता के लोगों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का विनाश किया। हालांकि ये बात सत्य नहीं है। तो एक बात तो क्लियर ये सामने आई कि आर्य जो थे वो पशुचारी समाज था, पशुचारण करते थे, और कृषि उनका गौण व्यवसाय था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। बाद में उनका वो प्राइमरी बना, लेकिन शुरुआत में सेकेंडरी था। अच्छा, आर्य शब्द क्या है? देखो, आर्य शब्द का मतलब है, आर्य शब्द किसी जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सर्वोत्तम, बेस्ट। इसका शाब्दिक अर्थ है, ये लिटरली मीनिंग है ये बेस्ट। कुलीन ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कुलीन शब्द भी वही है। बेस्ट अंग्रेजी में तो एक ही होगा बेस्ट, हिंदी में कई सारे शब्द होते हैं।
अभिजात्य, अभिजात्य माने इलीट, कुलीन माने भी, कुलीन माने होगा नहीं, अभिजात्य माने होता अरिस्टोक्रेट अंग्रेजी में, और कुलीन माने होगा इलीट। तो ये दो शब्द तो यही हो गए। उत्तम यानी बेस्ट, ये भी एक उसका वर्ड है। तो ये सारे के सारे आर्य शब्द के मीनिंग है। तो आर्य शब्द किसी जाति को नहीं बल्कि श्रेष्ठता को बताने वाला शब्द है। किसी के आगे अगर पीछे अगर आर्य लगा हुआ है मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, ये इसका लिटरेरी मीनिंग था। देखो, आर्यों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है चार वेदों से मेनली। अच्छा, इन चार वेदों के बारे में हम पहले खूब पढ़ चुके हैं साहित्य में, हम लोग इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इनमें चौथा जो था अथर्ववेद, ये सबसे बाद में लिखा गया। इसलिए अथर्ववेद में हमें नॉन आर्यन कल्चर के बारे में भी पता चलता है। देखो, जब भारत में आर्य आए होंगे तो फिर यहाँ के कुछ मूल निवासी भी होंगे पहले से ही। तो आर्यंस ने उनको नॉन आर्य कहा, भेद कर लिया आर्यंस और नॉन आर्यंस में। शुरुआत में तो उन्होंने नॉन आर्यंस के किन्हीं आइडियाज को भी अपने साथ नहीं मैच किया, अपने साथ नहीं मिलाया। लेकिन लेटर पीरियड में नॉन आर्यंस के कुछ आइडियाज को उन्होंने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। तो जब आर्य और नॉन आर्यन विचारधारा आपस में मिली तब अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। जैसे जो नॉन आर्यंस थे यहाँ पे, वो जादू टोना और चिकित्सा, औषधि शास्त्र, शिव की उपासना, भूत प्रेत, इन सब में यकीन करने वाले लोग थे। आर्यंस इसमें यकीन नहीं करते थे। आर्यंस के लिए जो ईश्वर थे वो प्रकृति थी, जैसे इंद्र बारिश के लिए, अग्नि आग के लिए, जल, है ना, ये देवता थे। तो इन सब में उनका यकीन नहीं था। लेकिन अथर्ववेद जब लिखा गया तो आर्यंस ने नॉन आर्यंस के इन आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए अथर्ववेद में इन सभी का जिक्र है। जादू टोने, भूत प्रेत, चिकित्सा, औषधि, इन सब का जिक्र आता है। ठीक है। शुरुआत में इसलिए आर्यंस जब इंडिया आए तो उन्होंने तीन ही वेद लिखे। देखो, वेद क्या लिखे, वेद तो बहुत पहले से ही रहे होंगे, लेकिन चूंकि लिखने की कला अभी तक विकसित नहीं हुई थी बड़े लेवल पर, तो लोग इनको सुनकर ही याद रखते थे। जैसे मैंने किसी और से कहा, किसी और को सुनाया, किसी और ने फिर किसी और को सुनाया, इसीलिए इस ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहा गया। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं हम लोग। बाद में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इनको संकलित किया, कंपाइल करने का काम किया चारों वेदों को, तो इनकी उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना है। ये माना गया कि आर्यंस इंडिया में आए थे सेंट्रल इंडिया से, ज्यादातर विद्वानों का यही मत है। सॉरी, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया माने आज का उज्बेकिस्तान वाला एरिया, आप ये मान के चलिए। वैसे एग्जैक्ट जगह जो कही गई है वो बल्ख कही गई है उत्तरी अफगानिस्तान में। इसलिए अफगानिस्तान के लोगों को सीरियसली आर्यंस माना जाता है, मतलब उनमें आर्यन ब्लड है, ये बिल्कुल फैक्ट है और लोग मानते हैं इस बात को। कुछ लोग जर्मनी से मानते हैं, जैसे एक जर्मनी के विद्वान थे पेका, पेन का नाम था उनका, PENK, पेन का महोदय, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। और कहते हैं कि हिटलर के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव था, इसलिए हिटलर आर्यंस ब्लड और ये सब बात करता था। क्योंकि आर्य जाति जो थी वो सबसे श्रेष्ठ थी दुनिया भर में। क्लास मतलब उनकी क्लास अलग थी उन लोगों की, इसलिए जर्मनी के लोग अपने आप को आर्यंस की संतान मानते हैं। तो पेनका महोदय वगैरह ने ये कहा कि उनका जो निवास स्थान था आर्यंस का सबसे पुराना, दैट वाज जर्मनी। बाद में जर्मनी से वो एक शाखा उनकी पूरब की ओर चली गई और ईस्ट की ओर आके वो भारत तक पहुंचे, सेंट्रल एशिया से होते हुए। एक मत ये है, लेकिन जो सबसे मान्य मत है वो ये है
विद्वानों का कि ये बल्क से, यानी नॉर्दर्न अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, यहां से ये लोग आए। दो शाखाएं इनकी, अफगानिस्तान से जैसे ही ये लोग गुजरे तो दो शाखाओं में बट गए, दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच आ गई इंडिया की तरफ सिंधु नदी को पार करके, और एक दूसरी शाखा चली गई ईरान, जो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है ईरान से। ईरान में जो शाखा गई आर्यंस की, उसने वहां पर अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा। जैंद अवेस्ता या अवेस्ता, ये दुनिया के सबसे पुराने या ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में से एक है। जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना है, वैसे ही ये भी एक ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, दुनिया के सबसे पुरानों में से है। बल्कि कहें तो सबसे पुराना ही है, क्योंकि ऋग्वेद और उससे पहले कोई टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं लिखा गया। किसी रिलीजियस टेक्स्ट के साक्ष्य नहीं मिलते हैं उससे पहले। इसलिए दोनों में समानता है। ऋग्वेद में और अवेस्ता दोनों ग्रंथों में खूब समानता मिलती है, सिमिलैरिटी मिलती है। तो इसी बात से यह तय हुआ कि ये दोनों ग्रंथ आर्यों की एक ही शाखा ने लिखे होंगे, मतलब एक ही मूल शाखा रही होगी। तो वही मूल शाखा दो भागों में बढ़ गई, एक ईरान चली गई, एक इंडिया आ गई। तो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अराइवल्स ऑफ आर्यंस। ठीक है ना। जब इंडिया में आर्यंस आए तो वहां उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के पीछे का कारण यह था कि यहां परिस्थितियां जो थी अनुकूल थी। जैसे खूब जंगल थे, बारिश खूब होती थी, फल फूल घास, है ना, ये सब बहुत थी उनके पशुओं के लिए। और स्पेशली पंजाब का जो एरिया था, इंडस के पार का एरिया, इंडस और उसकी सातों नदियों के पार का एरिया, खूब पानी था, जल था। इसीलिए आर्यंस ने सबसे पहला अपनी बस्तियां यहीं बसाई। तो सिंधु नदी और उसके आसपास की जो सातों नदियां हैं, बाकी की छह नदियां, इनको मिला के सप्त सैंधव कहते हैं। ठीक है ना, सप्त सैंधव कहते हैं इन्हें। इसलिए आर्यन कल्चर का विकास सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में ही हुआ, बाद में ये पूरब की ओर बढ़े। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद की रचना भी यहीं हुई, सप्त सैंधव यानी पंजाब में हुई विशेष तौर पर। चाहे वो पाकिस्तान वाला पंजाब हो अब का, या चाहे हिंदुस्तान वाला पंजाब हो, लेकिन इसी क्षेत्र में ऋग्वेद लिखा गया, क्योंकि ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र है वो सारी इसी की हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार एक नदी का जिक्र हुआ है जिसे सरस्वती कहा गया। ये कभी अफगानिस्तान में बहने वाली नदी थी, इंडस की ही एक नदी होती थी, ट्रिब्यूटरी थी सिंधु की ही। सबसे पवित्र नदी मानी गई है ये। और इवन ऋग्वेद में एक नदी सूक्त भी है। ऋग्वेद में एक सूक्त है नदियों के लिए, पूरे का पूरा सूक्त माने चैप्टर, जिसमें नदियों के बारे में जिक्र हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा बार सरस्वती का जिक्र हुआ है। ये खूब पूछा गया एग्जाम में कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी, तो हम लोग सिंधु लगा के आते हैं। पढ़े लिखे लोग लगा के आते हैं सिंधु, तो जिन्होंने ठीक ठीक पढ़ी होगी हिस्ट्री, क्योंकि उनके दिमाग में यही आता है कि आर्यन सिंधु नदी के आसपास ही रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, तो सिंधु ही होगी ना, सरस्वती थी। ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, सरस्वती नदी और एक दूसरी हरियाणा में नदी थी जिसे दरश्वदती कहते थे, या घग्गर नदी कहा गया। दरश्वदती इसका नाम है, या घग्गर है, हरियाणा में बहती थी। और सरस्वती अफगानिस्तान में थी। इन दोनों के बीच के एरिया को ही आर्यंस ने ब्रह्मवर्त कहा। ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त माने ज्ञान का क्षेत्र। अब ये ज्ञान के क्षेत्र का मतलब केवल इतना सा है कि यहां आर्य रहते थे। आर्यों का विकास सबसे शुरुआत में पूरब की ओर नहीं हुआ। वैदिक पीरियड में आर्य पूरब की ओर नहीं गए, लेटर वैदिक पीरियड में गए। बिहार वगैरह तक वो लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचे।
वैदिक पीरियड में तो केवल हमें उनके बारे में जो जिक्र मिलता है ये हरियाणा तक मिलता है, आज के हरियाणा तक, यानी पंजाब का वही क्षेत्र। अदरवाइज तो इससे आगे वो शुरुआत में नहीं बढ़े। अच्छा, हिमालय का जिक्र है ऋग्वेद में। हिमालय का जिक्र मिलता है 9वें मंडल में। जो नवम मंडल है ऋग्वेद का, ये मैं सब लिखवाऊंगा आपको, ध्यान से सुन लीजिए अभी तो फिलहाल, क्योंकि याद रहेगा फिर आपको ये सब बातें। ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है वो सोम के लिए समर्पित है। सोम एक देवता थे। सोम को देवता माना गया, वनस्पतियों का देवता कहा गया सोम को। और सोमरस के भी देवता थे ये। और सोमरस जो था वो उनका एक अच्छा, मतलब सबसे प्रिय पेय था। जैसे हम लोगों के लिए चाय आजकल, आर्यंस के लिए सोमरस प्रिय था। ये जो सोमरस था ये एक जड़ की छाल से निकाला जाता था। और ये जड़ की छाल मिलती थी हिमालय में। ये एक झाड़ी होती थी, अभी भी मिलती है, ये अभी भी है। और अगर आप सही मायने में कभी उज्बेकिस्तान और नॉर्दर्न अफगानिस्तान की कल्चर के बारे में जानोगे ना, तो वहां पता चलेगा कि वहां आज भी उस पेड़ की जड़ को काट के और उसे सुखा के उसका काढ़ा बना के लोग पीते हैं। कश्मीर में भी इवन, शायद नॉर्दर्न कश्मीर में, जहां मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और देखो उसका गिलगिट में, गिलगिट में ये मिलता है अभी भी। ये झाड़ी जो होती थी ये होती थी, इसे मूजवंत कहा गया है। झाड़ी को मूजवंत कहा गया क्योंकि ये हिमालय की एक चोटी है मूजवंत, उस पर मिलती थी। उसका जिक्र है ऋग्वेदा में 9वें मंडल में। क्योंकि सोमरस के लिए है, उसी से ये सोमरस निकलता था। तो एक तो ये बात यहां से तय हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय के बारे में वो जानते थे, ठीक से अवगत थे हिमालय के बारे में। तो इसका मतलब आर्यंस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले आए। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में उनसे उनको खूब जानकारी थी। लेकिन पूर्वी भारत के बारे में वो लेटर पीरियड में गए, यानी लेटर वैदिक पीरियड में वहां तक वो पहुंचे। ठीक है, समझ में आई ये कहानी आर्यंस को लेकर इतनी? क्योंकि आगे पॉलिटी, सोसाइटी, ये सब पढ़ेंगे उनका। यहां तक की बात कुछ लिख लें। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो आप लिख लो इसमें। आर्यंस कैसे आए? घोड़ों पे बैठ के आए। हॉर्स का यूज करते थे। मध्य एशिया में घोड़े खूब होते हैं, आज भी होते हैं। और सबसे बेहतरीन घोड़े होते हैं वहां। इसीलिए आर्यंस के पास बहुत बेहतरीन घोड़े थे। चलिए, हमारी संस्कृति में आज भी आप देखोगे कि घोड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है। घोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया की कल्चर में। और साउथ इंडिया में देखो तो हाथी माना जाता है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वही लोग हैं। साउथ इंडिया वाले वही हमारे यहाँ के, भारत के अगर कहें तो मूल निवासी हैं। जैसे इंडस वैली में हाथी इंपॉर्टेंट था, तो साउथ इंडिया में हाथी इंपॉर्टेंट है। मंदिरों के बाहर आपको हाथी खड़े हुए मिलेंगे। और इवन कोई उनके घर में फंक्शन होता है तो वहां हाथी होता है इंपॉर्टेंट, आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं। हमारे यहाँ पे घोड़ा होता है, घोड़े की पूजा होती है, घुड़चढ़ी होती है, घोड़े पे चढ़ा जाता है। ये सब क्योंकि नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में आर्यन कल्चर पली